डिफेंस रिलेटेड फौजी भाइयों को नमस्कार। आज हम लोग फेडरेशन के अध्यक्ष जी से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। अभी 12 तारीख को मीटिंग भी चलने वाला है। उन्होंने कौन सा मुद्दे के ऊपर आवाज उठाने वाले हैं और अपना संगठन पूरा एक ही कदम से चलकर सरकार के पास जाने वाला है। कमीशन में बेनिफिट मिल जाएगा कुछ कैटेगरीज को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो खाली ये कह देना गवर्नमेंट का कि हमने जो 10 साल में 3 बार हम बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिट किस बात का दे रहे हो? कि आप टाइम पे टेबल बना बना के दिए जा रहे हो, लेकिन उस टेबल के अंदर मिल क्या रहा है कुछ कैटेगरी जो? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट के पास में है कि ये विपक्षी पार्टियों के बहकाए हुए हैं जो जंतर मंतर पे आके बैठ गए हैं, और सरकार ने बिना गहराई में गए हुए ये निर्णय ले लिया कि इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, एक 3 जजेज का कमेटी बना दो। यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जजेज एनालाइज नहीं कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि ये पेंशन का इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। कोई भी जज को टास्क दे दी जाए तो वो जज को महीने 2 महीने बैठ करके सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसको बेसिक नॉलेज का पता हो पाएगा। इतिहास में पहली बार हुआ है कि बाद में आने वाला पहले वालों से कम, और इसका वेन्यू है लता होटल एंड रिसोर्ट्स, जो कि आगरा जयपुर हाईवे के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर ही है। रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं अभी भी बैठे बैठे जो डेलीगेट्स, तारीख को हम लोगों ने फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की ऑल इंडिया डेलीगेट्स का मीटिंग रखा है। ये सभी जानते हैं कि फेडरेशन बहुत सारे पूर्व सैनिकों के संगठन को मिलाकर के बना हुआ है, और फेडरेशन के बायलाज और रणनीति और रीति नीति और आज तक का जो भी इसका गतिविधियां रही हैं, उसके अंदर इस चीज को हमने प्राथमिकता दी है कि जो भी संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बराबर का दर्जा मिले, बराबर उनकी राय ली जाए, एक मत होकर के आगे बढ़ा जाए। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का इतिहास पिछले 1.5-2 साल का रहा है। उसमें काफी उतार चढ़ाव आए, काफी बाधाएं रुकावटें भी आए, लेकिन उनको सबको पार करते हुए आज फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन एक लीगल एंटिटी के साथ में, और मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पूर्व सैनिकों का प्लेटफॉर्म है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन हमारा अभी 8 अक्टूबर को ही हुआ है। उसके बाद में हमने हमारी काउंसिल का फिजिकल मीटिंग 20 अक्टूबर को दिल्ली में किया, और वहां पे यही सहमति बनी कि एक बार सभी संगठनों को बुला कर रूबरू हुआ जाए, बातचीत करें, विचार विमर्श करें, और आगे की क्या रणनीति हो उसके बारे में हमारे संगठन के क्या विचार हैं। क्योंकि पिछला जो आंदोलन चला था उसके अंदर लोगों के बड़े खट्टे मीठे अनुभव हैं, तो हम चाहते हैं कि उन सभी से जो लोगों ने सीख ली है और क्या आगे सावधानियां बरत करके आगे बढ़े, इस प्रकार से एक राय होकर के हम एक रणनीति बनाएं कि आगे से इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए हमें कहां से शुरुआत करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछला जो आंदोलन गया 1-1.5 साल का, उसके अंदर कुछ ऐसी गलत हरकतें कुछ पूर्व सैनिक विरोधी तत्वों ने की, जिसकी वजह से हमारे पूर्व सैनिकों का भरोसा आंदोलन और आंदोलन करने वाले अग्रणी लोगों से टूटा है। तो आज जरूरत है उनके विश्वास को वापस कायम करना, एक सहमति बनाना, एक संदेश देना कि हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का किसी भी संगठन के साथ हमको टकराव या मुकाबला नहीं है, और ना ही हम किसी पूर्व सैनिक संगठन की गतिविधियों में उनके कार्यक्रमों को कमियां निकालते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हर संगठन अपने मिशन के ऊपर केंद्रित होकर के आगे बढ़े, और इसी लक्ष्य को लेकर के हम आगरा के अंदर कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस लेकर के उठेंगे। है कि विसंगतियां जो पेंशन अनोमलीज है, और भी अनोमलीज है, जिसमें डिसेबिलिटी आ गई, फैमिली पेंशन आ गई, पीएमआर को आ गया, ये सारी चीजें आपने कवर कर भी दी हैं। तो वो करीब करीब सबको अच्छी तरीके से इसके बारे में ज्ञान है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं। और सेकंडली मुझे याद आ रहा है पिछले इंटरव्यू में भी आपने मेरे से पूछा था, मैंने उस टाइम पे भी ये बोला था कि इस ओआरओपी के मामले में जो लोग बहुत ज्यादा स्टडी करके बैठे हुए हैं, इसको बैठ करके एक बहुत ही इसका एक निचोड़ निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी खड़ा होकर के कुछ ही बोल देता है, इतना % ऑप्शन वो मिल गया, इतना वो मिल गया, जबकि वो फैक्चुअल नहीं है वो। और दूसरा जो एजेंडा पॉइंट्स हैं अभी हमने सभी संगठनों से मांगे थे, और वो मैं मोटे मोटे आपको बता देता हूँ कि जो 8-10 इशू है पेंशन वाले, वो तो सबको ही पता है, जिसके लिए अभी तक भी आंदोलन चलता रहा था। उसमें पीएमआर का भी आ गया है, दूसरा भी आ गया है, डिसेबिलिटी भी आ गया है, फैमिली पेंशन भी आ गया है, ओआरओपी एनोमलीज भी सारी उसके अंदर आ गई हैं। इसके अलावा कुछ संगठनों का अभी जैसे वही है कि मंथन वाली बात है, 12 तारीख को मंथन से क्या रिजल्ट निकलता है। कुछ संगठनों का ये आया है कि भाई इमीडिएटली हमको जंप करके
और किसी टंकी पे नहीं चढ़ जाना, हिमालय की चोटी पे चढ़ के आवाज नहीं देना कि अब तो बहुत जल्दी से दे दे, नहीं तो मैं नीचे कूदने वाला हूँ। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तरीके बने हुए हैं, उस तरीके को अडेप्ट करके हमको आगे चलना है। इमीडिएटली एट द फर्स्ट स्टेज हमको हरेस वे के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये भी मानना है कि पिछला जो आंदोलन था वो एक सही संदेश सरकार को नहीं दे पाया, और शायद इसी वजह से सरकार इतनी गंभीर होकर चुप होकर बैठ गई कि उन्होंने कभी संज्ञान हमारा लिया ही नहीं। इसके अलावा एक एट्रोसिटी का मैटर है जो जगजाहिर है, हर 2-3 दिन के अंदर कोई न कोई इंसिडेंट पूर्व सैनिकों के साथ में हो रहा है, उसके बारे में जो है आवाज बुलंद करना है। तो उसके लिए जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बातचीत वो सारी करी जाए। दूसरा एक इंटरनल है कि भई सभी संगठनों को जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है उसको सपोर्ट हर हालत में करना ही चाहिए। और इसके अलावा उनका ये भी मानस रहा है कि जो पिछली जो ओआरओपी की कमेटियां बनी, उसके अंदर जो भी कमेटी थी वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन रहा उनका, और आंदोलन के माध्यम से इतने संगठनों ने अलग-अलग मंचों ने अलग-अलग तरीके से आंदोलन किया, उसके बावजूद भी हम सरकार को ये समझाने में असफल रहे कि वास्तव में हमारे साथ में अन्याय हुआ है। तो जरूरत इसकी भी है कि सरकार को एक संदेश सही तरीके से वहां पहुंचे। दूसरा एक संगठन ने भेजा है कि भाई ओआरओपी का मुद्दा बिल्कुल ही मृतप्राय हो चुका है, तो इसको वापस से रेज करने का आवश्यकता है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स कुछ इंटरनल हैं। फिर सेंटर से छाट करके भी कुछ एक मुद्दे आ रहे हैं कि जो हमारी सैलरी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर पूर्व सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो ड्यूटी वो भी वही करते हैं, ड्यूटी दूसरे भी वही करते हैं, जबकि डीजीआर की रेटें अलग हैं, और ये जो प्राइवेट सिक्योरिटीज है उनकी तरफ से जो है प्रॉपर बराबर के रिम्यूनरेशन नहीं मिलते हैं, तो उस पर भी ध्यान होना चाहिए। कुछ एक स्टेट लेवल के भी मैटर आए इसके अंदर की, जैसे हाउस टैक्स एग्जम्पशन का है, मेरी कई संगठनों से बातचीत हुई है, कई स्टेट्स ने हाउस टैक्स माफ भी किया हुआ है, लेकिन जिन स्टेट्स में नहीं है वहां से पॉइंट आया कि हमारे यहाँ भी ये चीज लागू होनी चाहिए। एमएससीपी का मुद्दा भी आया है कि जो प्री 2006 रिटायरीज हैं उनके लिए भी कंसिडर होना चाहिए, तो चलो वो भी एक बहुत बड़ा लंबा इशू है। और फिर इसके बाद में ये सजेशन आ रहे हैं कि भाई वापस हमको शुरुआत से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें करीब करीब हम पिछले आंदोलन में कर चुके हैं, लेकिन अब सही तरीके से वापस एक टाइम टेबल बना करके कि पहले हम सरकार से वार्ता का समय मांगे, फिर उसके बाद में ज्ञापन की शुरुआत करें, जैसे पहले हुआ था, एमपी को ज्ञापन दिए गए, डीएम को ज्ञापन दिए गए, उन्होंने ज्ञापन दिए, वो तरीका अपनाया जाए। वो नहीं, फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर उसके बाद में एजिटेशन पे आया जाए, एक दिन का भूख हड़ताल रखा जाए, गवर्नर से मिला जाए, गवर्नर को जगह जगह पे जो वो दिए जाए। तो इस तरीके से फिर लास्ट में जाकर के जो बड़ा आंदोलन जिसको कहते हैं रैली वगैरह का, वो आखिरी विकल्प हमारा होना चाहिए। तब तक ये बाकी जो स्टेप्स है उनको हमें अडॉप्ट। मैं वापस मेरे शब्दों को दोहराता हूँ कि सरकार के पास में सही संदेश पहुंचा ही नहीं है कि इसकी जरूरत क्या है, किस प्रकार से सुधारात्मक कदम उठा करके इसका निवारण हो सकता है। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स मान लीजिए, और कुछ एक बीच के अंदर ऐसा भी एक इल्यूजन क्रिएट हुआ था गवर्नमेंट के पास में कि ये विपक्षी पार्टियों के बहकाए हुए हैं जो जंतर मंतर पे आके बैठ गए हैं, और सरकार ने बिना गहराई में गए हुए ये निर्णय ले लिया कि इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो इसका तरीका यही एक ही है कि डिफेंस मिनिस्टर स्वयं भी संज्ञान लेवे, और संज्ञान लेकर के कोई हम उनसे छीन के नहीं भाग जाएंगे। उनके पास में दुनिया भर के ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो भी पे एंड सैलरीज डिपार्टमेंट है उनका, उनको बोलेंगे भाई आप एक हम डेलीगेशन बुलाते हैं। हम नहीं कहते कि फेडरेशन को बुला के फेडरेशन के सिर पे ताज बांध दो, हम तो कहते हैं कि जो भी आज की तारीख में मान्यता प्राप्त संगठन है उनको बुला लो, फेडरेशन को बुला लो, और भी कोई स्टेक होल्डर है उसको बुला लो, और बैठ के 1, 2 या 3 दिन में बैठ कर पूरा विश्लेषण कर लो। और वो अधिकारी हैं, इतने बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो ज्ञानी है, विद्वान है, जानकार हैं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं कह सकते उस स्टेज पे जो लोग पहुंच रहे हैं, तो डेफिनेटली 3 दिन में उनको एहसास हो जाएगा। क्योंकि जब ओआरओपी आंदोलन की वजह से कुछ हमें नहीं निकल के मिल रहा आता हुआ दिखाई दे रहा था, तो फिर वो डिमांड जाके लोगों ने शिफ्ट कर दी थी, एक 3 जजेज का कमेटी बना दो। यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जजेज एनालाइज नहीं कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि ये पेंशन का इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि अगर कोई भी जज को टास्क दे दी जाए तो वो जज को महीने 2 महीने बैठ करके सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसको बेसिक नॉलेज का पता हो पाएगा।
तो इसका मसला तो यहाँ निकलेगा कि जो DSW डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बैठा जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी सफिशिएंट टाइम जरूरत है वो दिया जाए, और जो जिस पे भी क्लियर होता जाता है कि हाँ यह अनोमलीज है, उसको ओके करते जाएं, और लास्ट में जाके गवर्नमेंट उसको कंसीडर करे। 5-7 वाला जो फार्मूला दिया गया है, इसमें हुआ क्या कि एक यूनिफॉर्म फार्मूला बना दिया इन्होंने, फार्मूला 1 और 2, 2.57 फार्मूला नंबर 2 था ये। तो इसके अंदर गड़बड़ कहाँ पे हुआ, ये जो अनोमली इसलिए क्रिएट हुई है कि जो प्री 2016 जो पेंशन ले रहे थे, उन लोगों को OROP का बेनिफिट पहले दे दिया 2014 के अंदर, उसकी वजह से उनका बेसिक रिवाइज हो गया, और फिर 1 जनवरी 16 से उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑन द अदर हैंड जो सर्विंग क्लास था अप टू 31 दिसंबर 2015, राइट सर। उन लोगों का तो 6 CPC के बाद में कोई रिवीजन हुआ नहीं था, कोई बढ़ोतरी हुई नहीं थी, उसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई किया। तो जाहिर है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि 200 रुपया किसी की तनख्वाह रही तो 100 रुपया बेसिक था पुराने वालों का, उसको 10 रुपया दे दिया तो 110 हो गया, और फिर उसको 2.57 से किया, और उधर जो है 200 को 2.5 से गुणा करके आधा पे जाओगे तो डेफिनेटली वो पीछे ही जाएगा। जी सर जी। तो मेन ये जो पे मैट्रिक्स लेवल बने हैं, इनके अंदर खामी है, उसको सुधारने की जरूरत है। उस टाइम पे जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि ये जो हम यूनिफॉर्म फॉर्मूला दे रहे हैं, और जब 1/16 के बाद जो रिटायर होंगे उनका जब 50% करेंगे, तो OROP 1 जो लिए बैठे हैं ये उनके पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, फिर बिल्कुल। OROP कोई मतलब नहीं रहेगा। और दूसरी बात, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि सैनिक भाइयों, सरकार ने OROP 3.123 दे दिया, लेकिन इसमें बहुत विसंगति है। इसके ऊपर भी कुछ चर्चा चलने वाला है, जो मीटिंग में इसके ऊपर भी कुछ चर्चा चलने वाला है। लेकिन अपना पूरा एकता ही अपना ताकत है, अपना एकता ही अपना तरह ताकत से है। है कि आज की तारीख में 157 एसोसिएशन हमारे साथ में एफिलिएटेड हैं। पिछले कुछ टाइम के अंदर एक आध संगठन ने विड्रा किया था, तो उसकी जगह पे दूसरे आ गए हैं, और 12 तारीख को कुछ नए और भी आ रहे हैं, जैसा हमें सूचना मिल रही है। तो 12 तारीख का जो हमारा मीटिंग है, इसके अंदर हमने फेडरेशन से जुड़े हुए सभी संगठनों के 2-2 आदमियों को बुलाया है, हर संगठन का प्रेसिडेंट और एक उसका डेलीगेट, क्योंकि ये हम ओपन मीटिंग नहीं कर करके और हर एक का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तो उस हिसाब से इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसका वेन्यू है लता होटल एंड रिसोर्ट्स, जो कि आगरा जयपुर हाईवे के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर ही है। आपने जैसा बताया कि सर्दी का मौसम है, डेफिनेटली है, ये कुछ लोगों से और भी हमारे पास में बात आई, लेकिन हमने इसमें काफी गंभीरता से विचार किया था। काउंसिल का विचार ये था कि रजिस्ट्रेशन के बाद में अब ज्यादा दिनों तक आप अगर ठल्ले बैठेंगे तो एक गलत संदेश जाएगा, बिल्कुल कि मतलब क्या निकला रिकॉग्निशन का बाद में, और लीगल एंटिटी बने, कुछ कर तो रहे नहीं है। इसलिए हमने, पता था तो सबको पता है कि जनवरी में सर्दी पीक पे होती है, उसके बावजूद भी रखिए, और सर्दी की वजह से कम स्ट्रेंथ आ रही है ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं अभी भी बैठे बैठे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उन्हीं का लिस्ट देख रहा था बैठ करके। थ्रू आउट सभी कंट्री से, साउथ से भी आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, JNK से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, सभी स्टेटों से लोग आ रहे हैं, और जो एजेंडा पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा, आगरा के अंदर एक पूर्व सैनिक संघर्ष समिति है, जिसके हेड हैं कैप्टन दीवान सिंह जी, उन्होंने जिम्मा लिया है। मैं आपसे इस चीज में एक और शेयर भी करूं कि लोगों को, किसी ने प्रश्न खड़ा किया था कि होटलों में मीटिंगें हो रही हैं। अरे भाई साहब, जंगल में कौन करने देगा आपको मीटिंग आज के जमाने में। तो ये दूसरी बात, ये जो पैसा है ये हम फेडरेशन का नहीं खर्च कर रहे हैं इसमें। ये स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके व्यूअर्स को एक मैसेज दें, करेक्ट कि जब से फेडरेशन में अवरुद्ध पैदा हुआ था, उससे पहले से ही पहला बड़ा मीटिंग ऑल इंडिया का जैसा आगरा में होने जा रहा है, ऐसे के ऐसा ही 16 जुलाई 2023 को जयपुर में हुआ। सिमिलरली सेम उतना ही बड़ा मीटिंग 17 सितंबर 2023 को कठुआ में हुआ। अगेन थर्ड टाइम 19 नवंबर को मेरठ में हुआ, और ये चौथे टाइम पे इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसके अंदर फेडरेशन का एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। तीनों मीटिंग में, उनमें भी और इनके अंदर भी जो हमारे से एसोसिएटेड है, उसने जिम्मेदारी ली है कि ये मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन मैं करूंगा।
अब हम जाकर के उस आदमी को ये नहीं कह सकते कि होटल में मत रख हमको, तो बबूल के पेड़ के नीचे ले जाके बिठा। तो ये उसका लुकआउट है। एक तो अगले ने इतना समर्पण दिया है कि संगठन के खातिर, पूर्व सैनिकों के खातिर इतना बड़ा दिल दिखाया उस आदमी ने, और कुछ चंद लोगों को जिनको छींटा-कसी करनी है, उनका कोई इलाज है भी नहीं, वो करते रहेंगे। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक, क्या बोलते हैं, दुनिया भर के नाम आजकल आ गए हैं फेक चीजें बनाने का, ये बनाने का, कि जो है साहब मथुरा के अंदर 11 तारीख को एक भूख हड़ताल होने जा रही है और उसमें सूबेदार अर्जुन कुमार बैठ रहे हैं। अरे मैं तेरा जेठ और ससुरा तो नहीं लगता, क्लियर नाम लेके देख बोलना ही है, तो उसने 12-13 नाम का बदल करके वो दिया गुमराह करने के लिए। तो मैं इस तरीके के एलिमेंट्स को भी आगाह करता हूँ और मेरे पूरे सभी पूर्व सैनिकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप भी सही और गलत को पहचानें, क्योंकि आपका इतना बड़ा संगठन ये चीज आपके हित में करने जा रहा है, तो कुछ लोगों को पच नहीं रहा है और वो आपको मिसगाइड, गुमराह करने के लिए इस तरीके के पैरेलल मैसेज डाला जिसे आप वहां ना पहुंचे। क्या मिल जाएगा उस आदमी को ऐसा करने से? तो मैं तो ये निर्णय करना मेरे सदस्यों को भी छोड़ता हूँ कि मेहरबानी करके हवा में जो भी बातें उठती हैं उनके ऊपर गहराई से सोचें और सही और गलत का आकलन जरूर करके फिर उसको एक्सेप्ट करें। सैनिक भाइयों, अभी इसी महीना में जो अपना यूकल एमएसपी का जो ईयरिंग होने वाला है, इसी में भी फैसला क्या आएगा वो भी देखेंगे। इसी में आकर अपना तरफ से बहुत मजबूत में है केस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कौन सा जजमेंट आएगा वो भी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।